वन नेशन वन इलेक्शन पर बनाई गई कमेटी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने खुद को समिति से अलग कर लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसे डमी बताया है। मुंबई में चली विपक्षी दलों की बैठक में भी वन नेशन वन इलेक्शन का असर साफ दिखा। विरोधियों ने अपने तेवर से जता दिया कि अगर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की ओर सरकार ने कदम बढ़ाया तो फिर विपक्ष उसका रास्ता रोकने की हर संभव कोशिश करेगा। क्या अब 2024 के सियासत का एजेंडा वन नेशन वन इलेक्शन हो गया है? क्या अब संसद का विशेष सत्र 2024 के चुनाव से पहले नए मुद्दे के घमासान का गवाह बनेगा? भले ही 5 दिन के विशेष सत्र की वजहों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन जिस तरह सियासी गलियों में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा गरमाया है, उसने विपक्ष को नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। सरकार ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन विपक्ष विशेष सत्र की चाल पर अपनी नजर बनाकर बैठा है। ये तो बात होगा हाउस में जो आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय न एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है? हम तो पहले ही से न मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए। इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। एक तरफ हर बैठक के बाद आम आदमी की बात करके एकजुटता दिखाता विपक्षी गठबंधन इंडिया है, दूसरी तरफ आम आदमी के विकास के कामों में रुकावट ना हो, इसलिए एक देश एक चुनाव पर चर्चा के लिए कमेटी बना चुकी सरकार है। सिर्फ देश के अंदर प्रजातंत्र का गला घोटने की एक कोशिश है। अभी तो कमेटी बनी है, 10 दिन के अंदर कमेटी रिपोर्ट भी दे देगी, ऐसा कहीं हमने सुना है, कभी देखा है? और वो भी इतने बड़े मामले के अंदर। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हार से बचने के लिए इलेक्शन को प्रीपोन कराना चाहती है। हर महीने किसी न किसी राज्य में हर वर्ष में चुनाव होता है, पूरी व्यवस्था इस पर डिस्टर्ब होती है, विकास में बाधा उत्पन्न होता है और अधिक खर्च भी होता है। यह बात का निर्णय कोई अभी हुआ नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति अपने रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, वह अध्ययन करेगी। इसके अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम सबका अध्ययन करके रिपोर्ट सबमिट करेगी। लेकिन ये बात तो साफ है कि एक देश एक चुनाव वाली चर्चाओं के साथ ही सरकार और विपक्ष में जबरदस्त तकरार है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ऐसे किसी विचार को देश की सत्ता पर कब्जा करने की साजिश बता रहे हैं। बीजेपी की सियासी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। तो चाहते ही है ना कि भाई इन लोगों का कब्जा पूरे देश भर में हो। तो जहाँ भी रीजनल पार्टी है या गैर सरकार गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहाँ कब्जा कर लिया जाए। दिल्ली में फलना उल्टा सीधा ऑर्डिनेंस ला करके पास करा लिए कब्जाने के लिए ना। तो वही चाहते कि देश में लोग कब्जा कर ले, राज्यों को खत्म करके खाली केंद्र रहे और बाद में बोलेंगे कि वन लीडर, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी। कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं? वन नेशन वन रिलीजन, ये सब बेकार की बात है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस विचार को चुनौती की तरह ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के साथ ही यूपी में विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। हर बड़े काम को करने से पहले एक प्रयोग किया जाता है। इसी बात के आधार पर हम ये सलाह दे रहे हैं कि एक देश एक चुनाव करवाने से पहले बीजेपी सरकार इस बार लोकसभा के साथ साथ देश के सबसे अधिक लोकसभा और विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ करा के देख ले। इससे एक तरफ चुनाव आयोग की क्षमता का भी परिणाम आ जाएगा और जनमत का भी। साथ ही बीजेपी को यह भी पता चल जाएगा कि जनता किस तरह बीजेपी के खिलाफ आक्रोशित है और उसको सत्ता से हटाने के लिए कितनी उतावली है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि सरकार शायद महिला आरक्षण बिल जैसे लंबे समय से टलते जा रहे किसी मुद्दे पर विधेयक ला सकती है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा बात एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को लेकर हो रही है।
जो ये बात चल के आ रही है, अब होगा क्या नहीं होगा वो तो कोई क्लूलेस है। कोई भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा। लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले 1 नेशन 1 इनकम तो कीजिए। पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। सरकार की मंशा तो संसद में बिल आने के बाद ही साफ होगी, लेकिन फिलहाल विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक सुर में नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता इसके फायदे गिना रहे हैं। देखिए, अगर कोई ना कोई कमी रही होगी तभी सरकारों ने रोका होगा, लॉ कमीशन ने दिया होगा, कुछ कमियां आई होंगी, कुछ इसमें दिक्कतें आई होंगी, इसलिए उसको रोका गया था। ये सरकार मनमाना करना चाहती है, अपनी मर्जी से करना चाहती है, तो वो तो निश्चित तौर से जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, पर इससे पूरे देश की व्यवस्था ध्वस्त होगी, पूरे देश के अंदर। देखिए, ये बहुत चिर प्रतीक्षित निर्णय है जिसके लिए देश की सोच के अनुसार ही नरेंद्र मोदी जी ने ये भाव रखा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने थॉट को विपक्ष बिल के इंतजार की बात कह रही है, संसद में ऐसे किसी मुद्दे पर जवाब देने की बात कह रही है। सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। लेकिन क्या एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर भविष्य में विपक्ष ऐसी ही एकजुटता दिखा पाएगा? सरकार को ऐसे किसी कदम को हकीकत बनाने से रोक पाएगा? आज तक विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी की तैयारी में लगा हुआ है। इंडिया गठबंधन तीसरी बैठक के बाद अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं जो विपक्षी दलों के ऑल इज वेल वाले इन दावों पर सवाल उठाती हैं। सबसे बड़ा संशय सीट बंटवारे को लेकर है, पर अगर बात नहीं बनी तो फिर मोदी का विजय रथ रोकने के लिए विपक्षी दलों के अभियान का होगा क्या? सीटों के बंटवारे का सबसे सटीक फॉर्मूला क्या होगा? विपक्षी नेताओं की इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी के खिलाफ एकता के संदेश को पूरे देश तक पहुंचाया गया। इंडिया गठबंधन में सब कुछ प्लान के मुताबिक है, लोगों को ये बताया गया। यानी संकेत यही है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए इंडिया वाले पूरी तरह तैयार हैं। ना कोई कंफ्यूजन है, ना कोई मतभेद है, सब कुछ तय हिसाब से चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई 28 दलों के इस गठजोड़ में सब कुछ ऐसा ही चल रहा है? क्योंकि मुंबई में विपक्षी दलों की तीसरी बैठक खत्म हुई ही थी कि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की नाराजगी की खबरें सामने आ गई। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के रवैये से ममता बनर्जी खुश नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की ओर से अदानी का मुद्दा उठाने से ममता भी नाखुश थी। साथ ही पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ गठबंधन पर भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार नाराजगी की ऐसी किसी खबर से इनकार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिलकर बीजेपी का मुकाबला करने की बात कह रहे हैं। अच्छा हुआ, देखिए अब मीटिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अब मिल करके एकजुट होकर के अभी 5 तरह का काम करने के लिए कमेटी बन गई है। लेकिन कल ही ये तय हो गया है कि बहुत जल्दी आपस में तय कर लेंगे लोग जो चुनाव लड़ने का। और आप जान रहे हैं ना, केंद्र सरकार कब कर रहा है, तो अब क्या क्या होने वाला है। अब न्यूज में आ रहा है कि अब उसको विधानसभा और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। ये सब चीज एक के साथ तो पहले होता था। अगर करना चाहते हैं तो ये काहे नहीं किए थे, जनगणना काहे नहीं किए है? हर 10 साल पर होता था, तो आप तो किए ही नहीं जनगणना। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने में क्या चैलेंज है? 5 कमेटियां बन गई, क्या चैलेंज है? जो कभी सोचता भी नहीं था बैठेंगे, वो साथ बैठ करके 3-3 मीटिंग करके कमेटी बना रहे हैं, तो अब क्या दिक्कत है? सभी लोगों का एकमात्र लक्ष्य है देश की
जो संविधान है, लोकतंत्र है, भाईचारा है, इसको हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं। पीस रहेगा तो प्रॉस्पेरिटी रहेगा। लेकिन सीट बंटवारा ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्षी दलों में आम राय बनाना आसान नहीं है। कई राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान हो सकती है। हालांकि मुंबई की बैठक में जिस तरह का रवैया विपक्षी नेताओं ने दिखाया, उससे लग रहा है कि वो संकट को मिलकर सुलझाने को तैयार हैं। हर जगह मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे और जो ये मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, हर चीज की जो बढ़त हो रही उसका हो, और ऑटोनोमस बॉडीज को सत्यानाश कर रहे हैं, तो ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। राहुल गांधी तो पहले ही मंच से 60% जनता के प्रतिनिधित्व का ऐलान कर चुके हैं। साथ मिलकर बीजेपी को हराने का दम भर चुके हैं। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा दे। हालांकि बीजेपी लगातार विपक्षी एकता के दावों पर सवाल उठा रही है। मोदी के मुकाबले विपक्ष की हर कोशिश को बेकार बता रही है। जनता क्या चाहती है वह फैसला 2014 में दे चुकी है, और हम 2014 के बाद जब 2019 में चुनाव हुए तो हम 2014 से ज्यादा सांसद हमारे जीते। 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा, आप देखना जनता इंतजार में बैठी है। जैसे वह अपने प्रधानमंत्री कौन होंगे 2024 में, वह तय करके कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अब जब चौथी बार इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच मुलाकात होगी तो कई मुद्दों के साथ सीट बंटवारों पर चर्चा सबसे अहम रहेगी, क्योंकि इस पर सहमति से ही विपक्षी एकता का कारवां मजबूती से आगे बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव में ये मोदी को कड़ी चुनौती देगा। आज तक ब्यूरो।